के साथ श्रुति श्रीवास्तव बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। राजस्थान में फिर गरजेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। टोके उनियारा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। 23 अप्रैल को चुनावी सभा होगी जिसमें पीएम मोदी शिरकत करेंगे। सुखबीर सिंह जौनापुरिया जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में वोट की अपील की जाएगी। जनसभा को संबोधित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा टोक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं सुखबीर सिंह जौनापुरिया। रैली की तैयारियों में सुरक्षा एजेंसियां जुट गई हैं। सभा स्थल का लगातार जायजा लिया जा रहा है बीजेपी नेताओं के द्वारा। राजेंद्र राठौर, जितेंद्र गोठवाल ने दौरा भी किया है मौके का। कांग्रेस के लिए तो राहुल गांधी भी एक पहेली बना हुआ है। मुझे लगता है उनकी पहेली का जवाब मेरे पास नहीं है, उनकी पहेली का जवाब उनको उनके नेताओं से ही पूछना पड़ेगा। और माननीय मोदी जी रामलला जी को लेकर आए तो उनको धन्यवाद देने के लिए तो सारी दुनिया आएगी ना। और पहली बार उनियारा की सरजमीन पर प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और लोकसभा चुनाव में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का प्रदेश पर विशेष फोकस है। तभी बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व बार बार प्रदेश में चुनावी सभाएं कर रहा है। इसी कड़ी में रविवार को पीएम मोदी ने जालौर के भीनमाल में लोकसभा प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया और उसके बाद बांसवाड़ा में कांग्रेस पर जमकर भी गरजे। देखिए रिपोर्ट। पीएम नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले रविवार को फिर राजस्थान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते दिखाई दिए। जालौर जिले के भीनमाल में बीजेपी प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस को अस्थिरता का प्रतीक बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेस कभी भी मजबूत भारत नहीं बना सकती। पहली बार दिल्ली में कांग्रेस का जो शाही परिवार रहता है वो कांग्रेस को वोट नहीं देगा। अगर ये शाही परिवार कांग्रेस को वोट नहीं देता है तो आपसे वोट मांगने का उनको क्या हक है भाई। जहां इस शाही परिवार के लोग रहते हैं वहां कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है। कांग्रेस की दुर्दशा कि उनका शाही परिवार खुद कांग्रेस को वोट नहीं कर पाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि जिस कांग्रेस ने 400 सीट जीती थी वो आज 300 सीट पर नहीं लड़ पा रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हालत ये हो गई है कि उसके पास उम्मीदवार तक नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेस ने परिवारवाद, भ्रष्टाचार का दीमक फैलाया। इसी कांग्रेस ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार का दीमक फैलाकर देश को खोखला कर दिया। पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर तंज कसा। पीएम ने कहा, अलायंस का ही अलाइनमेंट ही बिगड़ गया। भीनमाल के बाद पीएम मोदी ने बांसवाड़ा के खेल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया। महेंद्रजीत सिंह मालवीय के समर्थन में हुई सभा में पीएम मोदी ने अपने चिरपरिचित अंदाज में कांग्रेस पर चुन चुनकर प्रहार किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर दलित, वंचित और आदिवासी समाज की उपेक्षा के आरोप लगाए। करोड़ों आदिवासी बेटे बेटियों में से कांग्रेस को 60 वर्षों में एक भी ऐसा नहीं मिला जो देश का राष्ट्रपति बन सके। क्या आदिवासी समाज में क्षमता नहीं थी क्या? जरा सोचिए कांग्रेस की क्या मानसिकता है। 2014 में आपने अपने सेवक को आशीर्वाद दिया। आज देश की पहली नागरिक, हमारी सेनाओं की सुप्रीम कमांडर, देश की राष्ट्रपति आदिवासी समाज की एक बेटी है। आपको बताते चलें कि बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर बीजेपी ने इस बार महेंद्रजीत सिंह मालवीय को चुनावी मैदान में उतारा है। मालवीय पिछले 30 साल से कांग्रेस में थे और गहलोत राज में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में वे बागीदौरा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी जीते थे, लेकिन चुनाव जीतने के कुछ महीने बाद ही वे कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने भले ही आदिवासी बाहुल्य सीट जीतने के लिए बड़ा दांव खेला हो, लेकिन भारत आदिवासी पार्टी यहां बीजेपी का खेल बिगाड़ सकती है। इसीलिए बीजेपी मोदी फैक्टर के दम पर बांसवाड़ा विजय का सपना संजोए बैठी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
और कोटा से बड़ी खबर बता दें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज कोटा का दौरा रहने वाला है। बीजेपी कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में संवाद कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगी। कोटा से ओम बिरला हैं बीजेपी के प्रत्याशी, जिनके समर्थन में ये संवाद कार्यक्रम हो रहा है और उसको संबोधित करने के लिए खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आ रहे हैं कोटा में। इसके पहले भी गृह मंत्री अमित शाह आए हुए थे, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंच पर मौजूद थे। तो कोटा में ओम बिरला हैं बीजेपी प्रत्याशी, कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी का स्वर्ण नगरी जैसलमेर में रोड शो देर रात तक जारी रहा, जिसमें भारी संख्या में समर्थक नजर आए। निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी का रोड शो जैसलमेर के गढ़ीसर चौराहे से शुरू हुआ, जो मुख्य बाजार होते हुए गोपा चौक पहुंचा, जहां रविंद्र सिंह भाटी को सेवों से तौला गया। समर्थकों ने रविंद्र सिंह भाटी के प्रति अपना प्रेम लुटाते हुए उन्हें अपने कंधों पर उठा लिया। गोपा चौक से लोगों का हुजूम मुख्य बाजार से होते हुए हनुमान चौराहे पहुंचा, जहां जगह जगह लोगों ने फूल मालाओं से भाटी का स्वागत किया। रविंद्र सिंह के महिला समर्थकों ने मुख्य बाजार से गुजरती रैली में भाटी का तिलक किया और साथ ही चुनाव चिन्ह सेब के चलते केक कटवाया। और रांची में इंडिया गठबंधन की रैली हुई, जिसमें अखिलेश यादव से लेकर विपक्ष के बड़े बड़े नेता शामिल हुए। लेकिन इस रैली में अंदरूनी घमासान खुलकर सामने आ गया है। एक तरफ गठबंधन में पहले पीएम फेस की लड़ाई दिखी, तो दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक की रांची रैली में हंगामा शुरू हो गया। कार्यकर्ताओं में झड़प हुई, एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी गईं और लाठी डंडों से भी हमला हुआ। बताया यह जा रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भी भिड़ गए, यानी जिस मंच से मोदी के खिलाफ जुबानी हमले होने थे, उसी मंच के नीचे गठबंधन दल के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। आपको इस रिपोर्ट में सब कुछ दिखाते हैं। ये इंडिया गठबंधन की रैली है। यहां मंच पर पीएम फेस की फाइट है, तो ग्राउंड पर इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं में झड़प। करीब 25 दलों के मेल से बने इस गठबंधन का मुकाबला भले ही मोदी से हो, लेकिन सियासी महाभारत गठबंधन के नेता से लेकर कार्यकर्ताओं के बीच है। पहली तस्वीर जिसमें प्रधानमंत्री फेस की साइलेंट लड़ाई है, दूसरी तस्वीर जिसमें इंडी गठबंधन के कार्यकर्ता वायलेंट हो चुके हैं। यह टिकट वितरण को लेकर प्रत्याशियों में मतभेद दिखा, जिसके बाद वे एक दूसरे के ऊपर हमलावर हो गए। खैर, जिस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े बड़े नेता रांची में एकजुट हुए, अब बात उसकी भी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ सबकी अपनी डफली अपना राग है। एक तरफ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल के लिए उनकी पत्नी आवाज बुलंद कर रही हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव इसी मंच से बीजेपी के सफाये की बात कर रहे हैं। जेल का ताला टूटेगा, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे, हेमंत सोरेन छूटेंगे। कई लोगों ने कहा कि राजनीति बहुत गंदी चीज है। वाकई बहुत गंदी चीज है। देखिए, अभी उनके खाने पे कैमरा लगाया हुआ है, कैमरा एक एक निवाले पे उनकी नजर रखी है। हम लोग उत्तर प्रदेश से चल करके आए हैं। पहले चरण का चुनाव था, जहां पर बहुत भारतीय जनता पार्टी को दावा था कि वो सब सीटें जीत लेंगे, लेकिन जिस तरह से पश्चिम में पहले चरण में मतदान हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया है। अगर उत्तर प्रदेश सफाया कर सकता है पहले चरण से आखिरी चरण तक, तो झारखंड की जनता क्यों नहीं सफाया करेगी। उधर इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी को लेकर अलग ही तकरार छिड़ गया है। संजय राउत ने आरोप लगाया कि पीएम पद के नाम पर कांग्रेस उनकी बात समझ नहीं पाती। आगे उन्होंने कहा कि अगर राहुल पीएम बनना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन और भी चेहरे हैं, किसी का नाम लेना गुनाह है क्या? संजय राउत के आरोपों पर कांग्रेस की तरफ से जवाब आया। सलमान खुर्शीद ने कहा कि जिस नाम पर सहमति बनेगी वो मंजूर होगा। राहुल गांधी जी देश के नेता है। अगर राहुल गांधी जी बनना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन और भी चेहरे इस देश में है, और ममता जी है, अखिलेश है, उद्धव ठाकरे जी है, और बहुत चेहरे हैं ना, खड़गे साहब है।
तो किसी का नाम लेना गुनाह है क्या? पीएम को लेकर आके बीच बीच में ऐसी बातें क्यों सामने आती? उद्धव ठाकरे को लेकर कह रहे हैं नाम लिया जाता है, तो लोगों को खुशी क्यों लगती है? इलेक्शन होता है तो ऐसी बातें आती रहती है ना, लेकिन उस पे नहीं जाना चाहिए। जो बैठ के अग्री करते हैं उस पर जाना चाहिए। मतलब साफ है, इंडिया गठबंधन में जमीन से लेकर मंच तक लड़ाई छिड़ी है पीएम फेस की, टिकट बंटवारे की और चेहरा चमकाने की। और इन सब के बीच तमाम नेता बीजेपी को निशाने पर ले रहे हैं और गारंटी को जुमला बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके पर एक बार फिर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि अब जल्द ही हमारे पीओके के भाई बहन भी खुद भारत के साथ आने की मांग करेंगे। रक्षा मंत्री ने कहा कि पीओके हमारा था, है और हमारा रहेगा। पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। आप चिंता मत करो, भारत की ताकत बढ़ रही है। भारत का डेवलपमेंट जितनी तेजी के साथ हो रहा है, भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिस तरीके से बढ़ रही है, भारत की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, अब पीओके के हमारे भाई बहन स्वयं ही मांग करेंगे कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। और उधर पाकिस्तान में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब उपचुनाव में वोटिंग के दौरान जमकर बवाल हुआ और कई जगहों पर हिंसा हुई और जमकर गोलीबारी भी की गई। वहीं पंजाब के शेखुपुरा में और बलूचिस्तान के किला अब्दुल्ला क्षेत्र में वोटिंग के दौरान फायरिंग भी हुई। अगली खबर दिल्ली के गाजीपुर से है, जहां कूड़े के पहाड़ में आग लग गई। आग कूड़े के पहाड़ के ऊपरी हिस्से में लगी है, जो हवा के साथ और ज्यादा भड़कती चली गई और पलक झपकते ही आग की लपटों ने कूड़े के पहाड़ के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। जानकारी के मुताबिक कूड़े के पहाड़ पर देर शाम आग लगी थी, जिसे कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद भी बुझाया नहीं जा सका। आग की भयावह लपटें कई किलोमीटर दूर से ही साफ नजर आ रही थी। इतना ही नहीं, आग की वजह से वहां इतना ज्यादा काला धुआं उठा कि आसमान का एक हिस्सा पूरी तरह ढक गया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो वहां काले बादल घिर आए हों। कूड़े के पहाड़ के ऊपरी हिस्से पर आग लगने से दमकल कर्मचारी को मुश्किल का सामना भी करना पड़ा। दमकल विभाग के एसओ के मुताबिक वहां निकलने वाली गैस की वजह से कूड़े के पहाड़ पर आग लगी, जिसे बुझाने के लिए 10 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को लगाया गया। करीब हमें शाम को 6 बजे हमें कॉल मिली है कि गाजीपुर खत्ते में आग है और जो है यहाँ पर जो है 10-12 गाड़ी लगी हुई हैं, 10 के करीब हैं। 4 गाड़ी ऊपर लगी हुई हैं और जो बड़े बड़े बाउजर हैं वे नीचे खड़े हुए हैं, वे चढ़ नहीं सकते और आग बुझा रहे हैं। जेसीबी से काफ़ी मदद मिल रही है, क्योंकि ढेर जो काफ़ी ऊंचा है, हीट भी ज़्यादा है, वहाँ पर जो है आग बुझाने में थोड़ी हीट के कारण भी दिक्कत आ रही है। और वहीं दिल्ली के कूड़े के पहाड़ में आग लगने पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लिया। दिल्ली बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि दिल्ली लंदन तो नहीं बननी, लेकिन कूड़े के पहाड़ों पर बार बार लग रही आग लगता है राजधानी को राख बनाकर ही छोड़ेगी। वहीं बीजेपी नेता परवेश वर्मा ने कूड़े के पहाड़ पर लगी आग को अरविंद केजरीवाल के झूठ, भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी की आग बताया। और अब बात अमेरिका ने इजराइल को हजारों की तादाद में गोला बारूद और मिसाइल देने की तैयारी कर ली है। इसकी करते हैं क्योंकि इजराइल इससे खुश है, लेकिन बेंयामिन नेतन्याहू के लिए बहुत बड़ी बैड न्यूज भी है, क्योंकि अमेरिका ने इजराइल को साथ ही एक ऐसी सलाह भी दी जिससे इजराइल ने युद्ध हार भी सकता है। देखिए रिपोर्ट।
इजराइल अटैक मोड में है। ईरान पलटवार की तैयारी में है। युद्ध का पूरा माहौल बना हुआ है। मिसाइलें तनी हुई हैं। जंगी जेट रेडी है। फाइटर ड्रोन अटैक मोड में है। दो कट्टर दुश्मनों में आर पार की जंग की नौबत किसी भी वक्त आ सकती है, मगर इस टकराव में जो बड़ा ट्विस्ट आया है उसे समझने के लिए ट्रिगर पॉइंट पर चलते हैं। अप्रैल महीने की पहली तारीख सीरिया के दमिश्क में बारूद बरसा, ईरानी दूतावास दहला। ईरान ने हमले के आरोप सीधे इजरायल पर लगाए। इजरायल हमले से इनकार करता रहा। अमेरिका ने तो खुद को दमिश्क हमले से दूर दूर तक अनजान ही बताया। दमिश्क अटैक के जवाब में ईरान ने सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल की बौछार इजरायल पर कर दी। ईरानी हमले से अमेरिका ने इजरायल को कवर दिया। सुपर पावर के साथ नाटो कंट्री भी इजरायल के कवच बने। इसके बाद जब ईरान के शेखरी बेस को धुआं किया गया, तब भी अमेरिका ने हमले पर आधिकारिक बयान नहीं दिया। इजरायल की इराक स्ट्राइक से भी अमेरिका ने दूरी बना रखी है। इसके मायने क्या है? क्या युद्ध में इजरायल अकेले फंस गया है? क्योंकि अमेरिका तो फिलहाल किसी युद्ध में उलझने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिकी डिफेंस फोर्सेस की सीक्रेट मीटिंग में क्या तय हुआ है? क्या इजरायल ईरान के टकराव से शुरू होने वाला महायुद्ध टल गया है? ये कहना तो मुश्किल है कि ईरान इजरायल शांति धारण करने वाले हैं, लेकिन अमेरिका इस बारूदी फसाद में फंसने से बच रहा है। ये दावा पूर्व अमेरिकी सैन्य अधिकारियों की रणनीति के आधार पर किया गया है, जिसके मुताबिक अमेरिका की सेनाएं मिडिल ईस्ट में बड़े युद्ध के लिए तैनात नहीं है। अगर संकट गहराता है तो पेंटागन को क्षेत्र में सैन्य जरूरतों के बारे में दोबारा विचार करना पड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल में मिडिल ईस्ट के उप सहायक रक्षा सचिव माइकल मुलरॉय ने एक बयान में कहा है कि मुझे नहीं लगता कि हमारे पास वो सभी ताकतें हैं जो हम इजरायल का समर्थन करना चाहेंगे अगर उनके और ईरान के बीच सीधा युद्ध होता है। माइकल मुलरॉय से अमेरिकी फोर्सेस के टॉप कमांडर की राय भी मिलती जुलती है। खाड़ी में अमेरिकी सेना की कमान संभालने वाले 4 स्टार जनरल जोसेफ वॉलेट मानते हैं कि अमेरिकी सेना को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना होगा कि क्षेत्र में हमें कौन सी आवश्यक टिकाऊ क्षमताएं बनाए रखनी है। बड़ी चिंता लंबे वक्त तक इलाके में बने रहने की हमारी क्षमता है। सुपर पावर अमेरिका की मुश्किलें इतनी भर नहीं। इजरायल के साथ युद्ध में कूदने की बजाय अमेरिका का फोकस किसी और फ्रंट पर है। खाड़ी मुल्कों में तैनात अमेरिका के मौजूदा जनरल माइकल एरिक हाल में ही एक मैसेज के जरिए अमेरिकी सांसदों को ये जानकारी दी कि उन्होंने अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने की गुजारिश प्रेसिडेंट बाइडेन से की थी, जिसका जवाब देते हुए पेंटागन ने खाड़ी से ज्यादा चिंता चीन से मिल रही चुनौती को बताया था। मतलब ये कि इजरायल का साथ देने की बजाय मौजूदा वक्त में अमेरिका चीन से निपटने में जुटा है। इसके साथ अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी का भी पर्दाफाश हुआ है। जनरल माइक एरिक ने लिखित रिपोर्ट में जानकारी दी कि एशिया महाद्वीप में अमेरिकी खुफिया नेटवर्क बेहद कमजोर हुआ है। सुपर पावर को एक्सपर्ट एजेंट नहीं मिल रहे हैं। अमेरिकी फोर्सेस को ट्रांसलेटर की भी किल्लत झेलनी पड़ रही है। युद्ध में अमेरिका को ये कमियां बहुत भारी पड़ सकती हैं। साफ है कि अमेरिका अपनी कमजोरियों को दुरुस्त किए बिना तो युद्ध में उतरने नहीं जा रहा। ऐसे में इजरायल का हाल यूक्रेन जैसा न हो जाए, जिसने अमेरिका की शय पर रूस से अदावत मोल ली और अंतहीन युद्ध में उलझ गया।
अगर अमेरिका वॉर में नहीं आया तो इजरायल अकेले कितने दुश्मनों से भिड़ेगा, इसे समझना होगा। ईरान के पाले में अरब मुल्कों की पूरी ताकत जुटेगी, इसमें किसी को संदेह नहीं है। ईरान के साथ विद्रोही लड़ाकों की खोखार पलटन भी होगी। और रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।